नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बेहतर होंगे और हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आने वाले 2 से 3 महीनों में पूरे मैथ को एक बैच का नाम दिया है हमने, स्क्वायर बैच। उसमें हम पूरे मैथ को कराने जा रहे हैं और ये जो बैच है, इस बैच का मैं बता दूं आप लोगों को कि ये बैच जो है, जिन्होंने मैथ बैकग्राउंड से पढ़ाई नहीं की है उनके लिए, जो पहली बार घर से निकले हैं कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, उनके लिए ये बैच है, जिसमें मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर आपको जाऊंगा। और आज की जो क्लास है, वो आज की क्लास आपकी किस पर आधारित है? संख्याओं की परिभाषा पर। तो संख्याओं की परिभाषा में हम जो है आज करेंगे कुछ चीज़ें। तो देर नहीं करेंगे, पहले मैं आपको क्लास से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चले ना, तो करते हैं स्टार्ट। तो आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं भाई, वो पढ़ने वाले हैं एक तो हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। इनमें क्या क्या विभेद होता है। इसके बाद हम इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं, हम सम और विषम पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब को लेंगे। इसके बाद मैं भाज्य और अभाज्य की बात करूँगा, भाज्य और अभाज्य की बात करूँगा। इसके साथ साथ ही हम इसमें क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या हो उनकी बात करेंगे, या क्रमागत संख्या हो उनकी बात करेंगे। क्लियर है ना? विजुलाइज हो रहा है, सब लिखा हुआ दिख रहा है? दिख रहा है तो ठीक है। और क्रमागत सम विषम के साथ साथ हम क्रमागत को एक और नाम से जानते हैं लगातार। ऐसे कुछ शब्दों का हम जो है आज इसमें हम चर्चा करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है, जो आज की क्लास का की पॉइंट होने वाला है, वो होने वाला है कि भाज्य और अभाज्य को कैसे पहचानें। तो ये भी आज की क्लास में आप पहचानेंगे कि कोई भी संख्या कैसे भाज्य है और कैसे हम उसको अभाज्य कह देते हैं। तो ये, और यह इस टॉपिक से पिछली बार भी यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा, इस बार भी पूछा गया है और वेरियस एग्जाम्स में पूछता है। एसएससी जीडी हो रहा, बाकी सब जितने भी रहे, उन सभी क्वेश्चन उसमें क्वेश्चंस पूछता है। तो भाज्य अभाज्य कैसे पहचानें, ये भी आज की हमारी क्लास का की फैक्टर होने वाला है। तो चलिए, सभी भाइयों से, सभी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो क्लास को ज्वाइन करें, नीडी स्टूडेंट्स को शेयर करें। जो भी है, जो अब पहली बार आप निकले हैं, तो पहली बार आपको मार्केट जो है बड़ा परेशान करेगा। और मार्केट कैसे परेशान करता है आप लोग जानते हैं कि वो आपको हर क्वेश्चन को बताएगा, ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये ऐसे इम्पोर्टेंट है, और आपको उसको इम्पोर्टेंसी को चेक करना है। आप बिना जाने अंधाधुंध दौड़ में लग गए हैं, जहाँ केवल और केवल क्या हो रहा है, आपको शॉर्ट ट्रिक के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो इस क्लास में बेस के साथ साथ कितना शॉर्ट हो सकता है, मैं उन सब चीज़ों को लेकर आपके साथ चलूँगा। तो देर नहीं करते, शुरुआत करते हैं हम आज के क्वेश्चन की। ये टॉपिक आज हम पढ़ाने वाले, और ज़्यादा मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं बताने वाला हूँ। देखिए, मेरी क्लास जो होंगी, मैं आपको ये सब चीज़ें अलग से कुछ नहीं लिखवाने वाला। क्वेश्चन के साथ साथ जैसे जैसे आती रहेंगी, मैं उसी हिसाब से आपको कराता रहूँगा। ठीक है, टाइम नोट कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। और रोज़ रात को हम ठीक 7:30 बजे की कोशिश करेंगे आपके साथ रहने की। तो आप उन चीज़ों से अपने आप को उस समय तक तैयार करके रखिए, पढ़ाई के मूड में एक्टिव कर लीजिए अपने आप को। स्क्वायर बैच है, स्क्वायर बैच है, तो स्क्वायर बैच में स्क्वायर की बात होगी, मतलब अपनी क्षमताओं को स्क्वायर करना है हमें। और शुरुआत कहाँ से करते हैं? शून्य से।
शुरुआत कहाँ से करते हैं? शून्य से। तो शून्य है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, न सम न विषम, अभाज्य संख्या। अब मुझे बात आती है कि भाई पहले तो शून्य का क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए, शून्य के बारे में सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा ना प्राकृतिक, या इसको एक और नाम से जानते हैं प्राकृत संख्या। और ये वो होती हैं जो 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलती रहती हैं। तो भाई जीरो तो इसमें नहीं है, जीरो तो इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो तो प्राकृतिक संख्या अगर आ जाती तो नहीं है, तो फिर क्या है? पूर्ण संख्या। अगला हम क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। और इसे स्टार्ट करते हैं हम 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये भी चलती रहती है। मतलब मैं प्राकृतिक संख्या किसको 1 से स्टार्ट करके मैं आगे गिनती करता चला जाऊं तो वो प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट करके मैं गिनती करता चला जाऊं तो वो पूर्ण संख्या। अब बात आती है तीसरा, हमने शब्द लिखा था पूर्णांक। ज़्यादा क्लासिफिकेशन में आपको जाने की जरूरत नहीं है। पूर्णांक, पूर्णांक कहते हैं पूरा अंक। फिर ये भी तो पूरे अंक है। इनमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर ये है, इसके साथ आपको प्लस और माइनस का साइन आ जाता है। क्या आ जाता है? प्लस और माइनस। तो अगर प्लस का 1 मिले, प्लस का 2 मिले, माइनस के 1 मिले, माइनस का 2 मिले, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ये सब क्या है? ये पूर्णांक है। अगर विद साइन हम अगर प्राकृतिक संख्याओं को लिख रहे हैं तो वो क्या होंगे? विद साइन अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को लिख रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे पूर्णांक। क्लियर सी बात है। इन्हीं कंसेप्ट को लेकर अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? सम संख्या। अब इन्हीं में, इन सब में, चाहे वो पूर्णांक में कहे, चाहे वो पूर्ण संख्या में कहे, चाहे प्राकृतिक संख्या में कहे, इन सब में आपको चेक करना है कि क्या, कैसे, क्यों। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले सम संख्या, क्योंकि 2 चीज़ें इसमें आ रही हैं, सम विषम। पहले मुझे 2 चीज़ दिखी, सम और विषम। सम किसको कहते हैं? जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए वो सम कहते हैं। सब जानते हैं, बचपन से पढ़ के आए। नहीं भी जानते तो दोबारा से सुन लीजिए। जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं उनको हम सम कहते हैं, और जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं उनको हम विषम कहते हैं। तो भाई शून्य का क्या बताएं? शून्य तो 2 से भी कट रही है, शून्य तो 3 से भी कट रही है, शून्य तो 4 से भी कट रही है, तो शून्य कैसी होगी? सम संख्या होगी। तो आपका ऑप्शन तो मिल चुका है। शून्य कैसी होगी? एक सम संख्या। अब चलिए ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई शून्य को ऐसे सम कैसे कहते हैं, तो देखो जरा, मैं एक पैटर्न लेता हूँ। -के 5, -के 3, -के 1, 1 3 5। इस पैटर्न को जरा गौर करिए। 5 से -3 होने में आपको कितने का बढ़ा? आप 2 बढ़े। फिर आपने 2 बढ़ाया तो आप यहाँ 2 बढ़े, 1 पर आ गए। यहाँ से आपने 2 बढ़ाया तो आप 1 पर पहुँच गए। यहाँ से आपने 2 बढ़ाया तो 3 पर पहुँच गए। यहाँ से आपने 2 बढ़ाया तो 5 पर पहुँच गए। सब में 2 प्लस करते चले जा रहे हैं। -के 5 में प्लस के 2 करते हैं तो -के 3, -के 3 में प्लस का 2 करते हैं तो -के 2, -के 2 में प्लस का 2 करते हैं तो प्लस का 1, प्लस के 1 में प्लस के 2 करते हैं तो 3, 3 में प्लस का 2 करते हैं तो 5। इसका मतलब यहाँ कहीं भी जीरो की आवश्यकता नहीं। सीक्वेंस जो है ये किसका सीक्वेंस है? ये विषम संख्याओं का सीक्वेंस है। किसका है? विषम संख्याओं का सीक्वेंस। ये विषम संख्याओं का सीक्वेंस है। विषम संख्या में कहीं भी जीरो की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इसका मतलब विषम तो जीरो है ही नहीं। जब इसके सीक्वेंस में नहीं आ रहा है तो आवश्यकता ही नहीं है, और जब आवश्यकता नहीं है तो भाई जीरो इसको मिलेगी नहीं। अब देखिए दूसरा देखते हैं। -के 4, -के 2 और फिर 2, फिर 4। अब देखिए यहाँ जरा हम देखें कितने का प्लस है? 2 का। यहाँ हम देखें कितने का प्लस है? 2 का। लेकिन यहाँ अगर हम देखें -2 को 2 बनाने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ रही है? 4 की, क्योंकि -2 तो ये हटाने और +4, तो वैक्यूम ज़्यादा हो गया ना। 2 का सीक्वेंस होना चाहिए था, और अंतर कितने का आ रहा है? 4 का। तो उस अंतर को बीट करने के लिए हम इसको क्या देंगे? 0 देंगे। क्या देंगे? हम 0। तो 0 किस सीक्वेंस में आया? 0 आया किस सीक्वेंस में? 0 आया सीक्वेंस किसके में? इवन के में, सम के में। जब सम संख्या के सीक्वेंस में 0 आ रहा है तो 0 कैसी संख्या होगी? 0 सम संख्या होगी।
क्लियर सी बात हुई। अब तो जीरो कैसी संख्या है? सम, न विषम होगी न सम और विषम वाला ऑप्शन होगा। बात आती है अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या थोड़ी देर में हम डिसाइड करते हैं। और अभाज्य है ही नहीं, क्योंकि जीरो 2 से भी कट जाती है, 3 से भी कट जाती है, 4 से भी कट जाती है, सबसे कट जाती है जीरो। तो बात करते हैं इसके पीरे चिट्ठे की कि इसमें क्या लिखेंगे आप। शून्य के बारे में लिख लीजिए, नोट करिए, ये नोटेबल पॉइंट है। शून्य हमेशा सम मानी जाएगी, हमेशा शून्य जो मानी जाएगी कैसी संख्या मानी जाएगी? सम मानी जाएगी। दूसरा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या भी ध्यान से समझना, पूर्ण संख्या भी इंग्लिश वर्जन में चेक कर लेना, होल नंबर वाली पूर्ण संख्या होगी, जिसके साथ होल नंबर लिख रहा हो तो पूर्ण संख्या होगी। इसके बाद भाज्य अभाज्य की बात करूं, लिख लीजिए, आगे समझा दूंगा कैसे होगा। ये हमेशा भाज्य होगी, क्योंकि जीरो में सभी फैक्टर निहित होते हैं। ये 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, इनफाइनाइट नंबर से ये डिवाइड होती है। तो जीरो कैसी है? भाज्य संख्या भी है। जीरो कैसी है? एक भाज्य संख्या भी है। अगला, और अगर इसका काला चिट्ठा लिखें, कभी कभी ये आ जाता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ना तो ये धनात्मक होगी और ना ये ऋणात्मक होगी, ना तो ये धनात्मक न ऋणात्मक, ना ये धनात्मक होगी न ऋणात्मक होगी। अगर कहीं मानना ही पड़ा, ये हुआ कि पहले तो न तो धनात्मक न ऋणात्मक होगी, अगर कहीं मानना ही पड़ा तो इसको हमेशा क्या माना जाएगा? धनात्मक माना जाएगा, क्योंकि जीरो को कभी भी ऋणात्मक नहीं माना जाता है। मैंने बताया ना, अगर कभी इसको मानना ही पड़ा तो कैसा माना जाएगा? धनात्मक। तो ये सब पूरा चिट्ठा हो गया किसका? जीरो का। सम संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, भाज्य है, न धनात्मक है न ऋणात्मक। मानना पड़े तो आप हमेशा इसको क्या लेंगे? धनात्मक ही लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक है, अब एक के बारे में उन्होंने क्या कहा? ऑप्शन पढ़िए, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, न भाज्य न अभाज्य। मुझे एक चीज क्लियर सी बताइए, भाज्य का उल्टा अभाज्य, सम का उल्टा विषम। आप मुझे बताइए, एंटोनिम पढ़ते हैं आप हिंदी में, तो जब दो अपोजिट चीजें हैं तो क्या वो एक पर आरोपित हो सकती है क्या? एक में वो दोनों क्वालिटीज हो सकती है क्या? नहीं होंगी। तो इसका मतलब सभी वाला ऑप्शन तो सबसे पहले कटेगा, सभी वाला ऑप्शन तो सबसे पहले कटेगा। अब हम चेक करते हैं कि भाई भाज्य है या अभाज्य है। सम विषम आप ऑलरेडी जानते हैं, अब एक को उसने सम विषम नहीं पूछा, क्योंकि आप जानते हैं एक कैसा है? विषम संख्या है, तो एक का तो आप जानते हैं। अब देखो जरा, उन्होंने कहा कि भाज्य और अभाज्य, तो भाज्य किसको कहते हैं भाई? भाज्य समझिए, भाज्य में 3 और मोर देन 3 फैक्टर चाहिए, मोर देन 3 फैक्टर चाहिए। कितने? 3 और 3 से अधिक, मतलब ये संख्या 3 संख्याओं से कम कटनी चाहिए। कितनी से? कम 3। 3 से ज़्यादा कितनी भी हो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, 3 संख्याओं से अवश्य कटनी चाहिए। अभाज्य की बात करूं, अभाज्य की बात करूं तो अभाज्य को दूसरा नाम हम एक और कहते हैं, रूढ़ संख्या भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम प्राइम कहते हैं, प्राइम। और भाज्य की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, रूढ़ संख्या। अब इसका क्या है भाई? इसके लिए एक होना चाहिए और स्वयं होना चाहिए, बस 2, केवल, न कम न ज़्यादा। ना ये कम को पसंद करता है ना ज़्यादा को पसंद करता है। एक तो वो एक होना चाहिए और एक वो स्वयं होनी चाहिए। अब मैं एक के संदर्भ में बात करता हूँ जरा। एक है, एक पर क्या फैक्टर है? अकेला एक ही तो है। ना तो ये इस कंडीशन में जा रहा है ना ये इस कंडीशन में जा रहा है, क्योंकि इसको तो 3 चाहिए, इसको 2 चाहिए, 2 में भी ये अकेला रह गया एक। तो ना तो इसको अभाज्य ने कबूला ना इसको भाज्य ने कबूला, तो ये क्या हुआ? न तो भाज्य न अभाज्य, न तो भाज्य और न ही अभाज्य। देखो और देखो, जैसे 2 है, 2 को अगर हम देखें तो 1 से कटेगी और किससे कटेगी? 2 से कटेगी। तो ये कैसी होगी? ये अभाज्य हो गई ना भाई। अभाज्य के लिए कि यही तो कंडीशन थी। अभाज्य के लिए कंडीशन क्या थी? कि 1 से कटे और स्वयं से कटे, 1 से कटे स्वयं से कटे, तो अभाज्य संख्या होगी। 3 की अगर हम बात करें, देखो 1 से कटेगी और 3 से कटेगी, 1 से कटेगी और 3 से कटेगी, तो ये भी अभाज्य ही होगी।
अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 किस किस से कटेगी, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी। देखो ये तो नहीं है अब इसमें, कौन से में चला गया, इसमें। तो 4 कैसी होगी, भाज्य हो गई। समझ पाए ना, 4 कैसी होगी, भाज्य होगी। तो मतलब मुझे ये चीज़ें समझनी है। तो 1 कैसी संख्या होगी, न तो वो भाज्य होगी न अभाज्य होगी। और दुनिया की एकमात्र संख्या 1 ऐसी है जो न तो भाज्य है न अभाज्य, वरना सभी संख्या या तो भाज्य होंगी या अभाज्य होंगी। सभी संख्याएं या तो भाज्य होंगी या अभाज्य होंगी। क्लियर सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। 323 है, एक भाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या, न भाज्य न अभाज्य, भाज्य और अभाज्य। तो भाज्य और अभाज्य तो नहीं हो सकती, मतलब दोनों तो नहीं हो सकती ना एक साथ। एक तो मैंने देखते ही कट कर दिया तो एक से एक तो मैंने कट कर दिया। भाज्य और अभाज्य तो कभी ख्वाबों में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोनों संख्याएं एक जैसी नहीं हो सकती, यानी वो भाज्य भी हो और अभाज्य भी हो, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। एक ये भी हो गया, क्योंकि एक के अतिरिक्त ऐसी दुनिया की कोई और नंबर नहीं बनी जो न भाज्य हो न अभाज्य हो। एकमात्र एक ऐसी है जो न तो भाज्य है न अभाज्य है। इसके बाद दुनिया की हर नंबर या तो भाज्य होगी या अभाज्य होगी। अब आपको पहचानना है कि भाज्य है या अभाज्य। भाज्य है तो ये कटनी चाहिए किसी से, अभाज्य है तो नहीं कटनी चाहिए। अब ये यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन था 2013 में, आपने रट्टा मार के इस क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर रखा है। जब इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर रखा है तो चलो ये तो है, कोई रैंडमली अगर संख्या आ जाए तो कैसे। तो जो हमारा की पॉइंट आज होने वाला है उस पर ही हम चर्चा करते हैं, कैसे भाज्य और अभाज्य कैसे पहचाने। भाज्य व अभाज्य की पहचान, भाज्य और अभाज्य की पहचान। अब इस पहचान को कैसे करेंगे, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले स्टेप 1 में आप एक काम करेंगे। स्टेप 1 में आप एक काम करेंगे, पहले आप 2, 3 और 5 से चेक कर लो। किससे चेक कर लें, 2, 3 और 5। देखो 3 है तो 2 से नहीं कटेगा लास्ट, 3, 2, 5 और 3, 8, 3 से भी नहीं कटेगा। लास्ट डिजिट 3 है तो 5 से भी नहीं कटेगा। पहला स्टेप आपका पार हो गया। जब 2, 3, 5 से नहीं कटे तब आपको स्टेप सेकंड जाना है। स्टेप सेकंड, और स्टेप सेकंड क्या है वो आप समझिए। स्टेप सेकंड ये कहता है कि जो आपके पास संख्या है उसके नियर बाई स्क्वायर ढूंढो। ये किसके स्क्वायर है, तो ये 18 का स्क्वायर है ना, इधर देखो 18 18 324। और आपको चलो मैं ये कहता हूँ कि मुझे नज़दीक वाला याद नहीं आ रहा है कि किसका है। पहली बात तो आना चाहिए, नहीं भी पता चले तो आप कुछ स्टैंडर्ड याद करिए, जैसे 20 BCM 400, 400 के तो नज़दीक दिख रहा है ना, ये मेथड सिखा रहा हूँ। 400 के तो नज़दीक दिख रहा है ना, 400 मतलब किसका, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। अब इससे छोटी छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, कैसी संख्या, अभाज्य संख्या 20 से छोटी छोटी 19 है, 17 है, 13 है, 11 है, और एक और ले लेते हैं 7 है। 2, 3, 5 लेंगे नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी उनसे चेक कर चुके हैं। क्लियर है। तो अब 19, 17, 13, 11, 7 से कटा तो भाज्य हो जाएगी, अगर इनसे नहीं कटा तो अभाज्य हो जाएगी। तो जरा चेक करते हैं 323 को भाग लगा के, किससे, पहले बार में मैं किससे लगाऊं, 19 से ही लगा लूँ ना। 19 से कम 19, कितना बचा, 12 में से 3, 1, 3, ये 3 कॉपी हो गए ना ऐसे। और 19 सत्ते 133, पूरी बार कट गया। और जैसे ही संख्या कटती है तो भाज्य हो जाएगी, अगर नहीं कटती है तो अगली से चेक करेंगे, अगली से भी नहीं कटती है तो अगली से चेक करेंगे, अगली से नहीं तो अगली से, और अगली से नहीं तो लास्ट से चेक करके अभाज्य कह देंगे। पेपर आपसे हमेशा ये बात मान के चलिए कि वो भाज्य ही पूछ रहा होगा, मोस्टली केसों में भाज्य ही निकलती है, ठीक है ना। तो लेकिन अजम्पशन नहीं बनाना है, मैं ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि अजम्पशन का आप लगाइए। एक क्वेश्चन आता है वही गलत हो जाए तो बेकार होता है हमारा सीखना। तो मेथड क्या सीखे कि नियर बाई अप्रोच ढूंढना है, नियर बाई स्क्वायर ढूंढना है। स्क्वायर मैच याद आ रहा है ना, नियर बाई स्क्वायर, नियर बाई स्क्वायर ढूंढना है आपको। क्लियर सी बात है, समझ पा रहे होंगे। और मैं क्वेश्चन लेता हूँ ना, ऐसे कैसे समझे। चलो लो 1-2 क्वेश्चन और इसी पर बेस्ड ले लेते हैं हम आपको आगे से। बताइए जरा, एक ये है, ये क्वेश्चन है आपके सामने,
437 संख्या है, भाज्य अभाज्य दोनों दोनों ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता दोनों होंगी और दोनों ही नहीं, ये ऑप्शन तो बेकार की बात है। अब मुझे आना है 437। पहले मुझे 2, 3, 5 से चेक करना है। 7, 3, 10, 4, 14, 3 से नहीं कटा, 2 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, मुझे गिवन है, दिख रहा है। विभाज्यता की जब मैं क्लास कराऊं तब उसके बाद आप ये भी सीख जाएंगे कि 2 से 3 से 5 से कैसे कट करते हैं। वेट करिए थोड़ा सा, अभी आप समझिए कि 2, 3 से नहीं कट रहा है, 2, 3, 5 से नहीं कट रहा है, इनिशियली है, आप डिवाइड करके देखिए। अब 437 मुझे तो नहीं याद आ रहा भाई किसके नज़दीक है, मुझे याद आ रहा है 400 के नज़दीक है। 400 का मतलब 20 का स्क्वायर, तो मैं किससे कट करने चेक करने जाऊँगा, 19 से, फिर मैं किससे, 17 से, फिर मैं किससे, 13 से, 13 के बाद 11 से, 11 के बाद 7 से, 5, 2, 3 से नहीं चेक करने जाऊँगा। 437 किससे भाग लगाऊँ, 19 से, 19 में 19, 19 दूनी 38, कितना बचा, 5, 7, 19 थी 57, कट गया मेरा तो, किससे, 19 से कट गया, और 19 से जैसे ही कटा तो क्या हो गया, भाज्य हो गया। क्लियर है ना, देखो कितना सिंपल हो रहा है। केवल मुझे ये चेक कर लेना है और ये लिखना नहीं है पेपर में, मुझे तो डायरेक्ट अप्रोच जाना है, मुझे बस नियर बाई का ढूंढ लेना है। अगर उससे नहीं कटे तो एक आध और नीचे उतर आओ, ठीक है ना, वो चीज़ है। थोड़ा तबीयत खराब है, शुरुआत करनी जरूरी थी तो इसलिए कर रहे हैं, आप थोड़ा समझिए इस चीज़ को। तो कितना सिंपल हुआ, भाज्य भाज्य पहचानो। लो एक और पहचानो, एक और पहचानो, 7 7 बार। तो पहला स्टेप याद रखिए, स्टेप 1 क्या कहता है, 2 से नहीं कट रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट 1 है, 2 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कट रहा है, 3 से 7, 7, 14, 1, 15 कट गया भाई, 3 से कट गया, 7 और 7 14, 3 क्या के 3 का कैसे होता है, 3 में अंकों के योग कर लेते हैं, उसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से कट रहा है। तो देखो 7 में 7 जोड़ा तो 14, 14 में 1 जोड़ा तो 15, 15 को 3 से डिवाइड करें तो कितना मिलेगा, कट रहा है 15 3 से। देखो ना, 7 + 7 + 1 ये हुआ 15, और ये भाई 3 से कट रहा है पूरा पूरा 5 बार। तो इसका मतलब ये संख्या कैसी हो गई, भाज्य संख्या हो गई। थोड़ा छोड़िए इसको, मैं थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ इसको। मैं इस संख्या को आपको लिख देता हूँ 773। अब बताइए 773 भाज्य है या अभाज्य है, ज़रा चेक करिए। मुझे नहीं पता ये किसके नियर बाई है, मुझे नहीं पता किसके नियर बाई, मुझे ये दिख रहा है 900 के नियर बाई। मैं 30 का स्क्वायर करूँ तो 930, मैं इसको सपोज दैट लेके चल रहा हूँ 30 के स्क्वायर। तो 30 से छोटी छोटी अभाज्य संख्या बताइए, 30 से छोटी छोटी अभाज्य संख्या, 30 से छोटी छोटी अभाज्य संख्या 29 है। अभाज्य संख्या समझ आ रही है ना, जो किसी से न कटे, एक से कटे और स्वयं से कटे। तो 29 है, 29 के बाद 23 है, 23 के बाद 19 है, 19 के बाद 17 है, 17 के बाद मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको बार बार ताकि आपको याद हो जाए, 13, 13 के बाद 11 है, 11 के बाद 7 है। 7 से नीचे मैं जाता नहीं हूँ क्योंकि 7 3 10 और 7 17 नहीं तो कट रहा है, 2 से भी नहीं, 5 से भी नहीं। 29 से भाग लगाइए, 7 7 3 को मैं 29 से भाग लगाने जा रहा हूँ, 29 से। तो 29 से 29, 29 दूनी 58, कितना बचा भाई, 17 में से 8 घटे तो 9, और 6 में से 1 93, और 9 तिया देखो 7 बार जाना चाहिए, 9 7 63 होते हैं ना, 7 9 7 63 का 3 हासिल 6, 7 दूनी 14 और 6 ये 203। तो ये तो नहीं कटा भाई, नहीं कटा ना, नहीं कटा। तो ये 29 से तो नहीं, 29 पे फेल हो गया। 23 पे कट करके देख लेते हैं, 7 7 3, 23 3 69, कितना बचा, 8 और 3, ये भी नहीं कटा 23 से भी। फिर मैं किससे, 19 से, 19 में 19, 19 दूनी 38, 19 चौक 19 30 57, 19 चौक 76, 76 में से 77 में 76, 1 घटा 3, 13 नहीं कटा, तो 19 से भी नहीं कटा। 17 से देखो, 17 चौका 68, तो 7 2 9 और 3, 17 के में फिर 93 नहीं आता। 13 से देखो, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 पंजे 65, कितना बचा 12, और 123, 123 में 13 नहीं आता। 11 से चेक करो, 11 से 70, 3 बच जाएगा, 11 से भी नहीं कटा। 7 से देखो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 से भी नहीं कटा। ये किसी से नहीं कट रहा है, कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या। कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या। इतना सिंपल सा चीज़ है कि अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लें तो बहुत आसानी से आप इस चीज़ को कर सकते हो। तो ये है अभाज्य की पहचान।
ये है अभाज्य की पहचान। चलिए अब क्वेश्चन पर हम लौटते हैं। क्लियर है ना? तो आप सीख पाए हैं, तो ये चीज़ आप भाज्य अभाज्य की पहचान सीख पाए। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? वो कह रहा है निम्नलिखित में से, ठीक है ना, अभी तो समय है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिए आराम से। जिनको फिर भी प्रॉब्लम बनी हो, एक दो बार प्रैक्टिस करके देखिए। एक दो संख्या अपने आप रैंडमली उठाइए, कैलकुलेटर से यूज करिए, पहले विश्वास लाइए, तब आपको हो जाएगा। फिर कैलकुलेटर बाद में यूज नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक सम नहीं हो सकता है? ऐसा क्वेश्चन क्यों हमें आवश्यकता पड़ी आपको बताने की? क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी में होते हैं, और बहुत जल्दबाजी में आप सिर्फ एक बार अज्यूम करके वैल्यू को और भाग जाते हैं। सम नहीं है मतलब सम नहीं है तो कैसा होना चाहिए? विषम होना चाहिए। मतलब इनमें कौन रिप्रेजेंट कर रहा है विषम संख्या को? कौन है जो सिंबॉलिक रूप से विषम को दिखा रहा है? देखते हैं जरा। तो हमको क्या करना है? m बराबर 1 और 2 पुट करके रखते हुए चलना है। सिंगल कभी नहीं रख के चेक करना है, 2 बार जरूर चेक करिए, 2 चीज जरूर चेक करिए। 1 देखो इसमें रख रहा हूँ, एक m की जगह मैंने क्या रखा? 1 रखा, तो 4 एकम 4 और 2 कितना बना? 6। और 4 की जगह m की जगह 2 रखा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 10। कैसा बना भाई? सम। तुमको चाहिए सम नहीं, इसमें रखो 2 एकम 2 और 4 6, और 2 दूनी 4 और 4 8। ये भी कैसा बना? ये भी सम बना भाई, ये भी सम है और ये भी सम है। क्लियर? अगले पे देखो, 1 रखा तो 2 और 2 रखा तो 4, ये भी सम है। तीसरे पे तो चेक करने ही नहीं जाएंगे, फिर भी 2 एकम 2 और 1 3 बना, और 2 दूनी 4 और 1 5 बना। तो ये कैसा है? विषम, जो कि सम नहीं है। तो रिप्रेजेंटेशन कौन सा हो गया? ए। लेकिन अगर मैं 2 बार नहीं रखूं, 1 और 2 नहीं रखूं, तो गलती कैसे होती है वो समझिए। देखो जरा गलती कैसे होती है वो समझिए, वो मैं दिखाता हूं कि गलती कहाँ करते हैं फिर आप। ये देखो ये क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन विषम संख्या को प्रदर्शित करेगा? अब मान के चलिए आप m बराबर 1 रख रहे हैं, ऐसे ही है ना। जब ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन आ जाए तो मुझे कुछ नहीं करना है, बुद्धि नहीं लगानी है कि नहीं 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 ऐसा रिप्रेजेंटेशन हमने 9th में पढ़ा था, यूक्लिड भाई साहब आएंगे वो बताएंगे। कोई थ्योरम नहीं लगानी भाई, कंपटीशन में आए हो, कंपटीशन में आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, वरना स्मार्ट तरीके से नहीं तो तुम खोजते रह जाओगे, वो दौड़ कर पास पा जाएंगे। ठीक है ना, तुम खोजते रह जाओगे। तो m बराबर कितना? 1 और 2, 2 बार रखूंगा। अगर आपने केवल एक वाला कोई बच्चा है तो वो क्या करेगा? देखो 4 एकम 4 और 2 6, ठीक है, 4 एकम 4 और 2 6, 6 एकम 6 और 2 8, और 5 और 2 7, और वो यहाँ आके टिक मार के भाग जाएगा। वो अगले को चेक भी नहीं करता है क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि विषम मिल गया भाई। नहीं भाई, देखो अगले में देखो 8 एकम 8 और 1 9, दोनों में विषम मिल गया। तो ये दोनों तो सम है, तो इनमें तो दोबारा मैं चेक करने ही नहीं जाऊंगा, ये तो सम है। मुझे कैसी संख्या चाहिए? विषम संख्या चाहिए, तो मैं इनको चेक करने नहीं जाऊंगा। मेरे पास विषम 2 मिल रही है, तो दोनों में से ये देखूंगा कि दूसरी बार में बिहेव कौन चेंज करेगा। पहली बार में तो सब अच्छे ही अच्छे होते हैं, दूसरी बार में बिहेव कौन चेंज करेगा वो देखिए जरा। तो m बराबर मैं 2 रख रहा हूँ, इस बार क्या रखूंगा? 2, 2 रखे, 5 दूनी 10 और 2 12, मिल गया, गोश्त मिल गया, है ना। तो ये तो कभी सम कभी विषम, कभी विषम कभी सम, ये तो वो हो रहा है। और देखो इसमें रख के देखो 8 दूनी 16 और 1 17, तो ये हमेशा विषम रहने वाला है, तो इसीलिए विषम ही आपको चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये न तो सम का रिप्रेजेंटेशन है ना विषम का रिप्रेजेंटेशन है, ये ना तो सम को प्रदर्शित करता है ना विषम को, क्योंकि एक बार विषम को प्रदर्शित करता है एक बार सम को, दोगले है, दोगला दोगला ना। तो ये ना तो सम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना विषम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को भी गौर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कहीं रिप्रेजेंटेशन संबंधी एम वगैरह की बात आ जाए तो आप इस तरीके से रखकर उन चीज़ों को कर सकते हैं। अब ये आइए, ये क्वेश्चन आइए, वह अभाज्य संख्या यानी रूढ़ संख्या जिसका इकाई का स्थान पर 5 हो। तो पहले तो मुझे अभाज्य की कंडीशन को पूरा होना चाहिए। वह अभाज्य संख्या
जिसका इकाई का स्थान पर 5 हो। क्या 105 अभाज्य है? नहीं है, कट रही है भाई 5 से, 7 से, 15 से, तो हटा दो। 15 अभाज्य है? नहीं है, क्योंकि कट रही है 3 से, 5 से, तो इसे हटा दो। 35 अभाज्य है? नहीं है, कट रही है, तो इसको हटा दो। कौन बचा? 5। सोचना ही नहीं है, और इकाई के स्थान पर देख लीजिए 5 ही है। कभी कभी इतना सिंपल भी। चलो, दो लगातार विषम पूर्णांकों का अंतर, चाहे वो यहाँ पूर्णांक कहे, चाहे वो प्राकृतिक संख्या कहे, चाहे वो पूर्ण संख्या कहे, दो लगातार चाहिए उसको। और कैसी चाहिए? विषम। तो देखिए, अगर क्रमागत या लगातार, दोनों का बात एक ही है, या तो वो क्रमागत कहे या लगातार कहे, और इसके साथ कह दे सम या विषम, कुछ भी कह दे। क्या कह दे? सम या विषम। तो अंतर जो होगा हमेशा, अंतर जो होगा हमेशा वो होगा 2 का। अगर वो क्रमागत और लगातार केवल संख्या कह के छोड़ दे, कोई सम और विषम ना कहे, कोई सम और विषम ना कहे, तो ऐसी कंडीशन में जो अंतर होगा वो होगा 1। तो आपका ऑप्शन के लिए 2, क्योंकि उन्होंने विषम कहा है। मैंने पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या सभी के लिए बता दिया है। क्रमागत लगातार के अगर बात की बात कहें तो अंतर जो है 2, क्रमागत लगातार संख्या की बात कहें तो अंतर बराबर 1। क्लियर है ना? तो हमेशा उन दोनों के बीच में अंतर कितना होता है? 2 का अंतर होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। ये देखिए, 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो कुछ फैक्ट्स याद कर लीजिए। याद इसलिए कि पेपर में बूस्टर मिलता है और ज़्यादा जल्दी से आप स्किप भी नहीं कर सकते। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या जो होती है वो आपकी होती है 15। 50 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो आपकी जी होती हैं 10। वो कितनी होती है? 10। अगर यहाँ से मैं टोटल करूँ, 1 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी, वो दोनों को जोड़ दीजिए, कितनी होंगी? 15 ये, 10 ये, 25। तो ये तो कुछ मोटी बातें थी जो फैक्ट के रूप में आपको याद रखनी थी। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15, 50 से 100 तक अभाज्य संख्या 10, तो टोटल 1 से 100 तक के अभाज्य संख्याओं की बात करें तो कितना हो जाएगा? 25। क्लियर है? बात करते हैं अब 10 और 20 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 10 से और 20 तो छोड़ दीजिए, जितना भी आप ऊपर जाएंगे और केवल 10 संख्याओं के बीच की बात करेंगे तो 4 से अधिक संख्याएं आपको नहीं मिल सकती। कैसे? और चेक भी नहीं करनी है ज़्यादा। किस किस को चेक करना है? 11 को चेक करिए, 13 को चेक करिए, 17 को चेक करिए, 15 वाले 5 वाले को नहीं चेक करते, और 19 को। अगर 1 वाले को चेक करिए, 3 वाले को चेक करिए, 7 वाले को, 9 वाले को। जैसे वो कह दे कि 70 से 80 के बीच में बताओ भाई, तो मुझे सब संख्याओं पर दिमाग नहीं लगाना है, मुझे लगाना है 71 पे, 73 पे, 77 पे और 79 पे। अब मुझे दिख रहा है कि 77 कट रहा है तो इसको हटा दो। तो 1, 2, 3 संख्या ऐसी हैं जो 70 और 80 के बीच में अभाज्य हैं, तो मुझे सब पर ध्यान नहीं लगाना है। तो मुझे पूछा 10 और 20 के बीच में, तो 10 और 20 के बीच में कौन है? 11 है, 1 13 है, 1 17, 1 19, किसी से नहीं कट रही। तो कितनी संख्या हो गई? 4। तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट हो गया। कैसा समझ लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो अच्छा लग रहा है तो शेयर और लाइक कर दीजिए और भेज दीजिए स्क्वायर बैच को। इस स्क्वायर बैच के माध्यम से मैं बिल्कुल उन बच्चों के लिए हूँ जो शुरुआत कर रहे हैं। बस एक बार मुझे पढ़ते चले जाना, थोड़े दिन रुक कर अजम्पशन बनाना कि आप कितना स्ट्रॉन्ग बेस तैयार कर रहे हैं, फिर उसके बाद गलती हो तो मुझे बताना। मैं सभी चैप्टर्स का बेस से लेकर एडवांस लेवल तक जाऊंगा, आप घबराएंगे बिल्कुल नहीं। देखिए इसमें बड़े बड़े संख्याएं खोलेंगे, ये भी बड़े हैं क्वेश्चन। टाइम बचाना है, टाइम की छोटी छोटी आदतें डालनी है। अब आप ये सोचा रहे नहीं हम तो वहीं काउंट कर लेंगे, भाई नहीं होती काउंट, पेपर का प्रेशर अलग होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन लिखने का उद्देश्य उसका ये है कि जो आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं उनके लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो पढ़ के भगेगा तो वो 2 लगा देगा। ऑप्शन भी पहला मिल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा 2 अंकों की, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 11 है।
क्लियर है ना? तो मुझे क्वेश्चन पूरा भी पढ़ना है, यानी पहली क्लास आपको क्या सिखा रही है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन को टाइम बचाना है, लेकिन इतना ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं करना है, चीज़ों को बेहतर सीखना है। आगे चलिए, 30 और 50 के बिल्कुल भाज्य संख्या कितनी है? कुल भाज्य संख्या। अब एक बच्चा है जो ऐसा क्वेश्चन पढ़ेगा 30 और 50 के बीच में भाज्य संख्या, और लग जाएगा कि 32 है जी, 33 है जी, 34 है जी, 35 है जी, 36 है जी, ये वो ऐसे। देखिए मैं दूसरा अप्रोच बताता हूँ, कुछ चीज़ें मैं यहाँ सिखाना चाहता हूँ। देखने में ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन यहाँ से कुछ चीज़ें मैं अजूम करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, तो वो समझिए। जैसे जरा देखिए 30 और 50, 50 में से 30 घटाऊँ तो कितनी संख्या? 20। कितनी संख्या? 20। इसमें 30 छूट चुका है, 30 छोड़कर, ये 20 संख्या तो है लेकिन उसमें 30 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ आप घटा देते हो वो हट चुकी होती है। अगर 50 में से 30 आपने हटा दिया है तो 30 हट गया है। ये 31 से गिनती है, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 12 और 8, 20। मतलब आप समझिए इस बात को कि 30 को हटा दिया गया है, 30 को छोड़कर ये 20 संख्या है। अब इसमें अभाज्य निकाल लो ना, आसान बनेगा। देखो 31 किसी से नहीं कटती, 37 किसी से नहीं कटती, दो तो संख्या यहाँ होगी। 41 किसी से नहीं कटती, 43 किसी से नहीं कटती, 47 किसी से नहीं कटती, तो ये टोटल अभाज्य संख्या कितनी होगी? 5। 5 तो ये है, तो 20 में से 5 तो मैंने अभाज्य घटा दी, कितनी बची? 15। और उन्होंने कहा 50 के बीच, मतलब मैं जो 50 को काउंट कर रहा हूँ उसे भी हटा दो, एक ये हटा दी तो कितनी? 14 संख्या। तो ये आप समझिए, मतलब आप अप्रोच को दूसरी तरीके पर लेकर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल शांत मन से अगर नहीं सोचेंगे तो पेपर आपसे गलती करवा लेगा। जल्दबाजी में 15 की जगह 1 की जगह 16 कर देते हैं। 30 को छोड़ चुका है यहाँ, ये एक कौन छोड़ा है? 50। क्यों छोड़ा है? क्योंकि बीच बोला है। क्या बोला है? बीच बोला गया है, बीच बोला गया है। अगर बीच बोला नहीं जाता तो 30 को भी काउंट करते और हम 50 को भी काउंट करते, और 30 और 50 दोनों को काउंट करते तो हम कितना आंसर ले आते? 16 आंसर ले आते, जो कि हमारा हो जाता गलत। जब बीच का है तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों छोड़ दी जाती है, ना 30 काउंट होगा ना 50 काउंट होगा, दोनों को हटाकर सोचना होगा। और जब आप माइनस करके संख्या निकाल रहे हो तो ये समझ लीजिए लोअर लिमिट ऑलरेडी सब्सट्रैक्ट, लोअर लिमिट पहले ही घट चुकी होती है। समझ में आया होगा? ठीक है, विचार करना। चलो 50 से 100 तक की अभाज्य कुल अभाज्य संख्याएं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। कितना? 50 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं, देखते ही टिक 100। आएगा ना मज़ा? जब आपको नॉलेज होती है ना तो आपको मैथ पढ़ने में मज़ा आता है, आपको चीज़ें समझने में मज़ा आता है। तो पहले बेस बना लीजिए और फिर उसके बाद बेस पर बिल्डिंग बनाएंगे, पिलर डाल के। ठीक है, तो 10 हो गया। चलो प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन हम जो है बहुत जल्दबाजी में होते हैं, 1 और 2 जोड़ देते हैं, 3 ले आते हैं। अरे भाई प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग का है? प्रथम अभाज्य संख्या 3, उससे अगली अभाज्य संख्या 3, पहली प्रथम अभाज्य संख्या 2, उससे अगली अभाज्य संख्या 3, दोनों को जोड़ दो तो कितना? 5। कितना सिंपल सा था, लेकिन जल्दबाजी में गलती करने वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन लिखा है। चलो आगे बढ़ो। वह अभाज्य संख्या जो सम और विषम दोनों हो सकती है। आज की क्लास जब मैंने स्टार्ट की थी तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, दो अपोजिट चीज़ एक पर नहीं हो सकती। क्या जो सम होगा वो विषम हो जाएगा? जो विषम होगा वो सम होगा? तो ये त्रुटि वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं होगा, ना 3 ऑप्शन होगा, ना 2 होगा, ना 6 होगा, ना 8 होगा। कई बार इस तरह का क्वेश्चन जब पेपर में आ जाता है तो हम अड़ जाते हैं क्वेश्चन को लेकर। अरे नहीं यार, हो क्यों नहीं रहा है, ये तो पढ़ा सा लग रहा था, ये तो देखा सा लग रहा था। भाई छोड़ दीजिए, छोड़ना भी एक कला है। देख लीजिए, सम और विषम दोनों नहीं हो सकती। कुछ और पूछना चाह रहा होगा तो इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं होगी, कोई नहीं हो सकती जिसमें सम और विषम दोनों चीज़ें एक साथ आ जाए। ना तो सम और विषम एक साथ आ सकते, ना तो सम और विषम एक साथ आ सकते, और ना आपको भाज्य और अभाज्य एक साथ आ सकते।
टोटली अपोजिट वर्ड हैं अकॉर्डिंग टू हिंदी या इंग्लिश, जैसे भी आप कहें, और ये दोनों एक ही में क्वालिटी नहीं हो सकती। जो सम है वो विषम नहीं होगा, जो विषम है वो सम नहीं होगा, जो भाज्य है वो अभाज्य नहीं होगा, जो अभाज्य है वो भाज्य नहीं होगा। क्लियर सी बात है। चलो आगे बढ़ो, ये हो चुका है ना, ये भी हो गए, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जो जो आपसे वादे किए थे वो लगभग सभी कंप्लीट हो गए हैं। हमने पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, सम विषम, भाज्य भाज्य, क्रमागत, विषम, लगातार, ये सब चीज़ें बता दी। भाज्य भाज्य कैसे पहचाने, ये प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस पेपर के लिए मैं प्रत्येक संडे आपको एक प्रैक्टिस पेपर दे दिया करूँगा, जिसको बता दिया जाएगा किस प्लेटफॉर्म पर वो प्रैक्टिस पेपर डाला जाएगा। वहाँ से आप पिक करके उस प्रैक्टिस पेपर को अच्छे से करिए। और अगर सेशन अच्छा लगा हो कि हाँ कुछ क्लासिफिकेशंस के बारे में हम जाने हैं, तो आप ज़रूर मेरे साथ जुड़िए। और स्क्वायर बैच की सेकंड क्लास में हम फिर आपके साथ कल जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।